नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत के विषय में कहा जाता है कि वास्तव में भारत की आत्मा तो गांवों में बसती है और जब बात भारत के विकास की होती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बिना ग्रामीण विकास के भारत का विकास भी संभव नहीं है। अब विकास की गंगा यदि आपको गांवों तक पहुंचानी है तो ये भी निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। जो शासन दिल्ली की संसद से चलता है वो वहाँ से चल के जब तक ग्राम सभा तक नहीं पहुँचेगा, जब तक ग्राम पंचायत तक नहीं पहुँचेगा, तब तक सही मायनों में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी संभव नहीं है और ग्रामीण विकास भी संभव नहीं है। पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान दिलीप शर्मा जी। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिलीप जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहते हैं और ग्रामीण विकास को लेकर विभिन्न स्थानों पर आप निरंतर प्रवास भी करते रहते हैं। दिलीप जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से जानकारी ये पहुँचे कि आखिर जब हम बात करते हैं पंचायत राज की तो पंचायत राज का सही मायने में क्या मतलब समझा जाए। देश की आज़ादी के पश्चात ही विकास को एक दिशा देने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का मुख्य विषय ग्राम स्वराज था। ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी वो अवधारणा थी विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए जी। और वो शासन के विकेंद्रीकरण से संभव था। उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था को हमने चुना। पंचायती राज व्यवस्था है दिल्ली की संसद से, दिल्ली से जो योजना बनी वो गांव तक चले, इसके लिए पंचायती राज की संकल्पना बनी। और राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान की नागौर से ही पंचायती राज व्यवस्था की पूरे देश भर में एक नींव पड़ी थी। तो इसके लिए राजस्थान के लोग भी गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ से ये व्यवस्था शुरू हुई है। और जो आज त्रिस्तरीय हम पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं उसके माध्यम से विकास को अंतिम छोर तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया है जी। भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज का एक संवैधानिक दर्जा मिला है, पर हमारे यहाँ की जो पुरातन काल की जो व्यवस्था थी उसकी मैं बात करूँ आपसे, ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में पंचायती राज का जिक्र आया। अच्छा। ऋग्वेद में सभा और समिति का जिक्र है जी। ग्रामीणी का जिक्र है। एक ग्रामीणी एक पद है, पंच, जो आज हम पंच मानते हैं, गांव के सरपंच और फिर एक पंच जी। तो पंच का जिक्र रामायण के उस ग्रंथ में भी है कि ग्रामीणी वो क्या काम करते थे, वो धन संग्रह, कर संग्रह करते थे और गांव के विकास का समस्या का हल करते थे जी। तो हमारे देश में रामायण काल में, ऋग्वेद में, महाभारत में, सब में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। पंच परमेश्वर की हमारे यहाँ परंपरा रही है और ये परंपरा लंबे समय तक रही जी। थोड़े बीच में बात करेंगे कि मुगल काल के समय देश में बाहरी आक्रमण खूब हुए, उस समय भी सत्ताएं जरूर बदली है जी, पर गांव का जो ढांचा था वो यथावत रहा है जी। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में ग्राम पंचायतें सदैव एक सृजनात्मक भूमिका में काम किया है। तो दिलीप जी का कहना है कि भारत में ग्रामीण विकास का जो काम है, या फिर कहें कि गांव में जो छोटे स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों की जो परिकल्पना है, ये आज की परिकल्पना नहीं है, ये परिकल्पना वैदिक कालीन है और ऋग्वेद में भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। हम हमारे यहाँ जब देखते हैं तो कई बार विषय चाहे आध्यात्मिकता का हो, धार्मिकता का हो, गणपति शब्द का अनेक बार उपयोग होता है, उसे भी हम लोकतंत्र से जोड़ कर देख सकते हैं। जो जिस प्रकार से गणतंत्र है, उस गण को किस प्रकार से चलाया जाए, ये तमाम विषय यदि हम हमारे पौराणिक आख्यानों को खोजते हैं, उनको खंगालते हैं, तो अनेक इस प्रकार के विषय देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके से फिर देश पर बाहरी आक्रमण होने लगे, उनमें चाहे दिल्ली की सत्ता जरूर बदली हो, लेकिन गाँव का जो ढांचा था वो यथावत बना रहा और सदियों तक बना रहा। लेकिन दिलीप जी, चर्चा आपसे ये करेंगे कि चाहे वैदिक कालीन समय की हमने बात की और उसके बाद जब आक्रमण हुए उस समय भी गाँवों की व्यवस्था छिन्न भिन्न नहीं हुई, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का राज रहा, ब्रिटिश शासन जब देश पर रहा, उस समय कुछ प्रयत्न इस व्यवस्था को कमजोर करने के लिए किए गए। क्या कहना चाहेंगे? ब्रिटिश भारत पे शासन करने के साथ साथ भारत की शासन प्रणाली थी, जो एक प्राकृतिक प्रणाली थी हमारे गाँव की, उसको षड्यंत्रपूर्वक नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। कमेटियाँ बनाई, एक शाही आयोग बना, लॉर्ड रिपन जिसको ये कहते हैं कि भारतीय स्वशासन के जनक, ऐसा किताबों में पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने भी प्रयास किया कि क्यों नहीं हम भारत के गांव का जो तंत्र है इसको हम छिन्न भिन्न करें। इसके लिए उन्होंने गांव की ग्रामीण जो सत्ता का केंद्र था पंचायती राज, उसको उन्होंने छिन्न भिन्न करने का, उसके अधिकारों को, उसकी सत्ता को कम करने का प्रयास किया। और ये प्रयास उस समय तो उन्होंने प्रयास किया और ये अब लंबे समय तक आज भी
सरकार के इतने तमाम प्रयासों के बाद भी और जनता की जागृति के बाद भी पंचायती राज को जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ शासन कर रहे थे तो उनका मंतव्य सिर्फ और सिर्फ यह था कि भारत को किस तरह से कमज़ोर किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में ये बात निश्चित रूप से गहराई तक बैठी हुई थी कि भारत की आत्मा ही नहीं है गांव, इवन हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो शक्ति है वो भी गांव है, और उन गांवों की व्यवस्था को कैसे छिन्न भिन्न किया जाए इसके लिए भी अंग्रेज लगातार षड्यंत्र करते रहते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, और 47 में जब आज़ादी मिल गई उसके बाद में हमारे यहाँ संविधान बना, संविधान में क्या कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए कि जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि पंचायत राज को मजबूत करने वाले क्या कुछ प्रावधान किए गए? जैसा कि मैंने बताया कि पूरा अपना स्वाधीनता संग्राम महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, और महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज को एक रास्ता बताया था। इस देश का जो विकास है ग्राम स्वराज से ही हो सकता है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के अंदर संविधान में उसमें साफ साफ सरकारों से ये अपेक्षा की गई है कि सरकार ग्राम पंचायतों का निर्माण करे और ग्राम पंचायतों को अधिकार और शक्तियों से युक्त करे। ये संविधान में अंकित है, और इस पर हमारी सरकारों ने काम किया है, और समय समय पर कई बदलाव संशोधन हुए हैं जिससे ग्राम पंचायतें मजबूत हों और विकास में सहभागी बने। इस संविधान की संकल्पना को आज हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। दिलीप जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे, जिस प्रकार से महात्मा गांधी की आपने बात की, और जब हम बात ग्राम विकास की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। और जब बात ग्राम विकास की होती है तो महात्मा गांधी के साथ में दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन रहा है वह भी ग्राम विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हम चाहेंगे कि महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के क्या विचार थे पंचायत राज को लेकर, ग्राम विकास को लेकर? एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन के आधार पर विकास के दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का जो संदेश दिया, जो विचार रखा, उस विचार में स्पष्ट है हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, और गांव का जो अंतिम व्यक्ति है जो विकास की दिशा से वंचित है या विकास से बहुत दूर खड़ा है, उसको हम किसी न किसी प्रकार विकास में जोड़े, उसको हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य जो सामाजिक आवश्यकता है, सुरक्षा की जो आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराए। इसके लिए दीनदयाल जी की संकल्पना जो एकात्म मानववाद और अंत्योदय के माध्यम से उन्होंने रखी थी, देश की कई सरकारें इस पर काम किया है। विशेषकर मैं जिक्र करूँगा, राजस्थान के अंदर भी भैरव सिंह जी शेखावत जी की सरकार रही, उन्होंने भी अंत्योदय की संकल्पना को लेकर काम किया, और भी कई राज्य सरकारें इस पर काम किया है। जी, महात्मा गांधी का क्या विचार रहा है इस विषय को लेके, ग्राम विकास को लेके, पंचायत राज को लेके क्या कुछ कहते थे, और कितने वो विचार जो है वो सत्ताओं ने उन विचारों का अनुसरण किया है, क्या कहना चाहेंगे? महात्मा गांधी का विचार पूरे आज़ादी के आंदोलन में ग्रामीण स्वराज के लेकर था। वो गाँव के आत्मनिर्भर बनाने की बात करते थे। वो खादी का उनका एक आग्रह था। खादी का आग्रह खादी के पहनने से नहीं था, वो गांव के स्वावलंबन पर था कि हमारे गांव स्वावलंबी हो। तो उनका पूरा जो कंसेप्ट था आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी था वो, और उन्होंने काम भी किया। उनका था कि भारत का जो विकास है वो गाँव से होगा। हमारे देश की 80% आबादी, आज भी शहरीकरण बढ़ रहा है, पर आज भी गांव की आबादी जो भारत में है, लाखों हमारे गांव हैं, और गांव के विकास के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने उस समय इस बात को कही थी, और बाद की सरकारों ने गांधी जी के इस अवधारणा को लेकर काम किया है। अब काम का प्रतिफल कितना रहा है वो एक अलग विषय है, ये शोध का विषय हो सकता है, पर यह मानना चाहिए कि गांधी जी भारत के एक पंचायती राज व्यवस्था की मूल जो संकल्पना थी विकास की, उसके प्रवर्तक गांधी जी थे। दिलीप जी, जब बात हम ग्राम विकास की करते हैं और पंचायत राज की व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो एक टर्म सामान्यतया चलन में आता है, ग्राम सभा। इस शब्द की बहुत चर्चा होती है, और जब हम युवाओं में जब बैठते हैं बात करते हैं तो सामान्यतया अधिकांश युवा जो है वो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत ही समझ लेते हैं। हम चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों तक ये विषय भी पहुंचे कि वास्तव में ग्राम सभा है क्या, और उस ग्राम सभा की ग्रामीण विकास में किस प्रकार की भूमिका है। संविधान संशोधन 73-74 में हमने ग्राम सभा को एक दर्जा दिया। ग्राम सभा संसद की तरह है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी तो ये भी कहते हैं, जिस प्रकार दिल्ली में हमारी सत्ता है, संसद है हमारी, वहाँ जो नियम लागू होते हैं उस नियम की क्रियान्वयन के लिए उससे बड़ी सत्ता जो है वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा का हर गाँव का जो मतदाता है, जो वोटर है, वो उसका
एज ए पार्लियामेंट्री मेंबर की तरह है जी। अब दुर्भाग्य क्या है कि गांव में हमारी जागरूकता की कमी मानिए, हमारे सूचना या नहीं देने पाने की समस्या है, या गांव में एक अलग प्रकार का एक माहौल सा रहता है, तो गांव में ग्राम सभाएं सही रूप से हो नहीं पाती है, और वो होनी चाहिए। उसके लिए सरकारों का प्रयास रहता है, कुछ तारीख डिसाइड की हुई है कि उस तारीख को ये बैठकें होनी चाहिए, सभाएं होनी चाहिए, पर ये जागरूकता के अभाव में ग्राम सभाएं, मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। यदि ग्राम सभा मजबूत हो जाएगी तो विकास में पारदर्शिता बढ़ेगी जी। और एक विकास का एक मैप बनेगा कि अपने को विकास कहाँ करना, पानी के लिए करना, बिजली के लिए करना, शिक्षा के लिए करना, और एक नक्शा बनेगा और उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये एक सरकार और समाज दोनों को काम करना पड़ेगा, तभी ये हम कर पाएंगे। पर आपने जिस तरीके से बताया कि किसी भी ग्राम पंचायत का कोई भी मतदाता जो है वो उस ग्राम सभा का सदस्य होता है, वहीं दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि गाँव का जो ढांचा है उसमें जो चुनाव होते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं उनके वार्ड बना के वार्ड पंच चुने जाते हैं, तो जब ग्राम सभा का सदस्य हर एक मतदाता हो गया है, उस परिस्थिति में उस वार्ड पंच का और सरपंच का क्या महत्व रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? सरपंच की जो सरपंच और ग्राम पंचायत वो एक एक गांव में 20 पंच मान लें जी, और सरपंच तो वो सरपंच और ग्राम पंचायत का तो अपना उनका एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। जो हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा विकास के लिए योजना बनाने का काम करती है, और एक आम आदमी वो सोचता है कि मुझे विकास के लिए ये काम चाहिए, मुझे वो सुझाव दे सकते हैं, सुझाव दे सकता है जी, और उस ग्राम पंचायत सुझाव पर काम करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य भी है, बाध्य है जी, बाध्य है सरकारों के जो निर्णय के माध्यम से कि ग्राम सभा कहेगी। कई जगह तो ये भी हो रहा है कि हम सरपंच को वापस भी ला सकते हैं, हम वापस भी उसको रिकॉल कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है और ग्राम सभा पर हमको काम भी करना चाहिए, इसको हम मजबूती के साथ हम आगे बढ़ाएं और एक जन जागरूकता की आवश्यकता है। दिलीप जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर बोलते हैं कि गांवों का विकास बहुत ज़रूरी है और विकास की धारा केवल शहरों तक सीमित नहीं रह जाए, गांवों तक भी जाए। जिस प्रकार से लगभग हम कह सकते हैं कि 7-8 वर्ष से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, क्या लगता है सरकार की कोई नीतियाँ, कोई योजनाएँ इस प्रकार की आपको लगती हैं जो पंचायत राज को मजबूत कर रही हों, जिनका विशेष रूप से जो है हम कहें फोकस वो ग्राम विकास पर हो? देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संकल्पना है उसको जमीनी धरातल पर लाने के लिए उन्होंने पंचायती राज को बहुत मजबूत किया है। पहले जो अनुदान मिलता था उसका तरीका अलग था, अब सरकारें सीधे 14वीं वित्त आयोग के अनुसार सारा पैसा ग्राम पंचायत के खाते में जा रहा है और 3 गुना पैसा बढ़ाया है। जो पैसा पहले इधर उधर से घूमता था अब वो पैसा सीधे गांव के विकास के लिए गांव के खाते में जा रहा है जी। तो गांव के खाते में जा रहा है तो मतलब आप मानिए कि कितने चैनलों को पार करता था पहले, अब वो चैनल बंद हो गए। तो वो जो चैनल बीच में बने हुए थे, क्या उनके कारण ही देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गांव तक 15 पैसे पहुंचते हैं? तो मोदी जी ने क्या इसको ठीक करने का काम किया? इसको ठीक करने का काम किया। एक वो पैसा जब आता है तो वो सरपंच अपने आप सोचता है कि मुझे ये करवाना वो करवाना, और उसमें गाँव के विकास की तस्वीर भी कई जगह बदली है, बहुत जगह बदलाव आए हैं। और ये एक मोदी जी की जो संकल्पना है ग्राम उदय से राष्ट्र उदय, उस सपने को ये पूरा करने के लिए उन्होंने अनुदान को जो बढ़ाया और अनुदान की 3 गुना अनुदान बढ़ाया है। तो ये एक सरकार ने जो काम किया इसके लिए देश उनका आभारी रहेगा। दिलीप जी, वर्तमान समय में यूँ लगता है कि अनेक ग्राम पंचायतों में हम देखते हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, MBA किए हुए, वेल क्वालिफाइड, इवन हम तो ये तक कह सकते हैं कि विदेशों में जो नौकरी करके आ गए ऐसे लोग भी अब इस ग्रामीण विकास की व्यवस्था जो है, पंचायत राज की व्यवस्था है, गाँव में आते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। कुछ इस प्रकार के उदाहरण देखने से लगता है कि पंचायत राज जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार से मंच बन गया है। आप भी प्रदेश भर में प्रवास करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, वास्तव में जो पंचायत राज है वो सामाजिक परिवर्तन का मंच बन गया है और इसका किस प्रकार से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है? इसमें मैं बात को थोड़ी घुमाऊंगा की बात को जी, कि मोदी सरकार की जो योजनाएं थी जी, उन योजनाओं में अपन बात करेंगे स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत योजना के माध्यम से देश में शौचालय बने जी, और ये इतनी संख्याएं बने कि कुछ साल पहले तक लाखों गांव हमारे शौचालय के अभाव में या
जागृति के अभाव में गांव में गंदगी के ढेर थी, बीमारियां होती थी जी। पर मोदी जी के इस स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प के साथ गांव में करोड़ों घरों के अंदर शौचालय बने। सरकार ने, अब सरकार दिल्ली की सरकार है, जयपुर की सरकार है, पर वो उससे नहीं होता काम गांव की सरकार ने किया। तो ये एक मानता हूं कि सामाजिक आंदोलन बना है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार ने सिलेंडर दिए, पर ग्राम पंचायत की भूमिका रही है। तो ग्राम पंचायत ने घरों को मजबूत किया, लोगों को प्रेरित किया। ऐसे ही सुकन्या योजना, कई सरपंच ऐसे नजर आए मुझे, उन्होंने खुद के पैसे से लड़कियों के लिए सुकन्या योजना में खाते खोले। सुकन्या समृद्धि योजना, हाँ, एक बहुत बड़ी योजना है। और उससे परिवार एक बार शुरू किया किसी ने, फिर वो परंपरा बन गई। तो ऐसे सामाजिक मंच एक बन चुका है और एक बदलाव का मंच बन चुका है ग्राम पंचायतें, और खूब काम हो रहे हैं। इसी क्रम में अपने राजसमंद में एक गाँव है जी, वहाँ के सरपंच श्याम सुंदर जी पालीवाल जी, पिपलांतरी, हाँ पिपलांतरी आप जानते हैं जी। तो वहाँ उन्होंने पेड़ लगाने का अभियान शुरू कर दिया। गांव में कोई बेटी पैदा होती है, पेड़ लगाइए जी। तो उसका प्रभाव ये पड़ा है कि उस गांव में जहाँ पानी का गहराई खूब थी पहले, कुछ कहते हैं कि 700 मीटर की गहराई में पानी था, आज वहाँ 30 मीटर में पानी जलस्तर बढ़ गया। तो ऐसे बहुत से गाँव में, कुछ गाँव में सौर ऊर्जा के काम चल रहे हैं। तो इस तरह लगता है कि सामाजिक परिवर्तन का काम हुआ है और विकास के प्रति लोगों की सोच बढ़ी है। पहले सरपंच क्या काम करते थे, अब सरपंचों में एक विकास के प्रति ललक बढ़ी है। कुछ नए लोग भी आए हैं, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हुए हैं और कुछ रिटायर्ड लोग भी शामिल हुए। इस प्रकार लगता है कि अब जो ग्राम विकास का सपना जो महात्मा गांधी ने सोचा था, दीनदयाल जी ने की संकल्पना रखी थी, वो एक तरह से सपने को हम पकड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिलीप जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि पंचायत राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की यदि हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, किस स्तर तक हम पहुंचे हैं? क्योंकि अनेक स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये देखने को मिलता है कि पंच या सरपंच कोई महिला बन जाती हैं तो उनके नाम से उनके पति या परिवार का कोई भी पुरुष जो है वही शासन व्यवस्था संभालते हैं। इन परिस्थितियों में देश इतना आगे बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण और पंचायत राज का किस प्रकार का समन्वय? देश में लगभग 42 लाख के 42 हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, जनप्रतिनिधि हैं हमारे जी, उन जनप्रतिनिधियों में से लगभग 45% जनप्रतिनिधि महिला है। और ये एक महिला को जो आरक्षण मिला उसका फायदा भी है, एक जागृति बढ़ी है। जिन सीटों पे महिलाओं को आरक्षण नहीं है वहाँ भी महिलाएं चुनाव लड़ती है और बनती भी है जी। महिलाओं की जो समस्या थी भाई, हमारे यहाँ हमारा समाज जिस प्रकार के सामाजिक एक ताने बाने से बना हुआ था या कुप्रथाओं से जुड़ा हुआ समाज था, उस समाज में एक साथ महिलाओं को हमने सत्ता सौंपी, उसके कुछ बदलाव भी गांव में आए हैं जी। आपने कहा कि भाई उनके पति या उनके परिवार के लोग काम करते हैं जी, तो ये उसमें शासन की भी थोड़ी सी गलती है। शासन वहाँ भेदभाव कर बरतता है। शासन ने यदि कठोरतापूर्वक ही करे कि भाई सरपंच ही आएगा, सरपंच ही साइन करेंगे, तो वहाँ बात बन सकती है। पर सरपंच शासन जो है वो व्यवस्था के हिसाब से अपने आप उसमें तोड़ मोड़ के आगे रखता है और इसका गलत उपयोग हम देखते हैं कई जगह। और कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ महिलाएं आत्म स्वाभिमानी महिलाएं आत्मसम्मान से काम करती है, वहाँ वो अपना काम करती है। पढ़ी लिखी महिला है। नीमका थाना में एक 90 साल की महिला सरपंच है जी, तो देश की इस समय की सबसे ओल्ड महिला सरपंच है। तो वो खूब काम करती है। उसके बेटे वो कहती है कि मैं साइन भी मैं ही करती हूँ। और उन्होंने अपने गांव में जो विकास काम किया, बड़ा एक कंसेप्ट है। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे अपने को, क्योंकि जो सेवा के लिए आए हैं वो सेवा काम करते हैं और जो अपनी व्यवस्था के हिसाब से आते हैं वो अपने हिसाब से काम जी। दिलीप जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं पंचायत राज की तो कई बार लगता है जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं उस क्षेत्र में तो लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है। पंचायत राज में सुधार के लिए क्या राजस्थान के स्तर पर कोई कभी कुछ समितियां बनी हैं? यदि बनी हैं तो फिर उन्होंने किस प्रकार से कुछ काम किया? क्या कुछ परिवर्तन कुल मिला के हम कहना चाहेंगे कि इस व्यवस्था में हुए हैं? आज़ादी के पश्चात बलवंत राय मेहता जी की समिति बनी थी जी। जो आज का जो हमारा पंचायती राज की जो संकल्पना है, त्रिस्तरीय ढांचा है, वो बलवंत राय मेहता समिति की देन है। उसके पश्चात 90-91 के शासनकाल में पंचायती राज मंत्री हरलाल सिंह जी खर्रा की एक समिति बनी थी, खर्रा समिति। और खर्रा समिति ने पंचायती राज को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रस्ताव दिया था। पंचायती राज में कुछ भी नहीं था पहले, तो पंचायती राज आर्थिक रूप से स्ट्रांग तो हो, जब वहाँ पैसा आएगा विकास होगा। तो ये काम उस समिति का एक रहा। उस समिति के कई प्रभाव नजर आए, हमारी ग्राम पंचायतें स्ट्रांग बनी और वो वहाँ विकास को एक दिशा मिली है। और भी समय समय पर कई कमेटियाँ बनी हैं और उन कमेटियों के काम से एक
ये तो चिंतन का विषय है, काम से कुछ न कुछ फायदा होता भी है। अनुच्छेद 370 जब से निष्प्रभावी हुआ है जम्मू कश्मीर में, तब उस समय के बाद में हम देखते हैं अनेक मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन आने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये देश आभारी है, उन्होंने एक देश एक विधान के सपने को साकार किया। जम्मू कश्मीर में 370 के पहले जब लागू था, उस समय क्या स्थिति थी? वहाँ के सरपंच, वहाँ की ग्राम पंचायतें निष्प्रभावी थी। संविधान में जो भी आरक्षण मिला या 73वें 74वें जो अनुच्छेद लागू हुए, उसके भी वहाँ लागू नहीं हुए थे, क्योंकि भारत के संसद के कानून वहाँ लागू नहीं होते थे। जैसे ही 370 हटा और वहाँ की पंचायती राज के चुनाव हुए, अब वहाँ के सरपंचों को काम करने का अवसर मिला। वहाँ के सरपंच, वहाँ विकास का जो पैसा जो श्रीनगर में या कुछ जगह घूमता फिरता था, वो पैसा सीधे छोटे छोटे गाँव में गया और वहाँ के सरपंच ने खूब काम किया है। और वहाँ के सरपंच कश्मीर की शांति और समृद्धि दोनों का रास्ता खुला है, और इसके लिए वहाँ के सरपंच जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। जी दिलीप जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। चलते चलते आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि इस समय जो भी ढांचा बना हुआ है पंचायत राज का, और उसके माध्यम से जिस प्रकार से ग्रामीण विकास हो रहा है, इन परिस्थितियों में इस समय जो कुछ आपको लगता है, किस प्रकार के क्या चुनौतियां हैं पंचायत राज के समक्ष और क्या सुझाव हैं कि उनको ठीक किया जा सके? एक तो चुनौती है कि पंचायती राज में वंशवाद और परिवारवाद बढ़ा है जी। एक भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। इन सबको ठीक करने के लिए हमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको अधिकारों की और कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए जी। एक और छोटा सुझाव है, जिस प्रकार विधायक, सांसद, उनको जो मानदेय मिलता है जी, उस तरह हमारे सरपंचों को, प्रधानों को, पंचों को मानदेय मिलना चाहिए, और कोई पेंशन की व्यवस्था भी हो सके तो होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग गांव के विकास के लिए काम करते हैं, अपने कैरियर को भी यहाँ देते हैं। तो यदि ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के जो प्रकरण है वो कुछ कम हो सकते हैं, और वो भी अपना ढंग से काम कर पाएंगे। तो दिलीप जी का कहना है कि यदि ग्रामीण विकास को हमें आगे बढ़ाना है और पंचायत राज को मजबूत करना है, तो जिस प्रकार से सांसद और विधायकों को जो वेतन, भत्ते, पेंशन, इस प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ सुविधाएं उस प्रकार की पंचायत राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को भी देनी चाहिए। और जिस प्रकार से वंशवाद की जब बात होती है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग सत्ता में रहते हैं, शासन में रहते हैं, उसमें हालांकि कुछ हद तक तो परिवर्तन आया है, क्योंकि नई पीढ़ी, नई तरुणाई, नई युवा पीढ़ी भी अब पंचायत राज की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सक्रियता से सहभागी होने लगे हैं। लेकिन जब ठीक प्रकार से ये विषय लागू होता है, तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अनेक ग्राम पंचायतों में परिवर्तन देखने को मिला है, उसी प्रकार से राजस्थान में पिपलांत्री में जो परिवर्तन देखने को मिला, एक अभिनव विचार यदि वहाँ का नेतृत्व करता, वहाँ का जनप्रतिनिधि लेकर आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उस गांव की भी काया पलट होती है। और जब एक गांव में यदि कुछ अच्छे परिवर्तन होते हैं, कुछ अच्छे विकास के काम होते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी गूंज केवल आसपास के वातावरण में ही नहीं, अपितु पूरे देश भर में जाती है, और अनेक जनप्रतिनिधियों को, अनेक वार्ड पंचों को, अनेक सरपंचों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस विचार को लेके महात्मा गांधी ने बात कही, जिस विचार को लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन दिया, जिस अंत्योदय की बात को लेके अनेक जनप्रतिनिधि और अनेक सत्ता में बैठे हुए लोग काम करते रहे, उस स्वप्न को साकार करना है तो पंचायत राज को मजबूत करना पड़ेगा, ग्रामीण विकास की ओर आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। पंचायत राज और ग्रामीण विकास, इस विषय पर चर्चा करने के लिए दिलीप जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आपने बहुत ही सरलता से, सहजता से, रोचक तरीके से आपने सारा विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।